हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं और उसी को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिफिनेशन, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। तो अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो पहली बात तो एक चीज हम लोगों को अपने दिमाग में रख लेना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ये स्टेटमेंट था पहले वाली वीडियो में। तो सिंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इट मींस दे आर in touch with us, they are close to us, they are inside us, they are in our surrounding, they are in our home. So microorganisms are everywhere. This is now clear. So how they are affecting us, these things we are going to discuss today. तो हम इस चीज को चलिए देखते हैं। Microorganisms and us means human being and living world have a very close relation. We are and microorganisms are very close to each other. We have a very significant role in the life of one another. Let's see. Firstly, in food and beverage industry, microorganisms are widely used in food industry and beverage industry. Beverages जो पेय पदार्थ बनाती हैं जो कंपनियां, उनकी बात हो रही है। Next, in making medicines and vaccines, मेडिसिन और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन थर्ड, इन एग्रीकल्चर, माइक्रोऑर्गेनिज्म का बहुत बढ़िया रोल एग्रीकल्चर में भी है। और आगे, इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को केवल स्वीपर, मतलब सफाई केवल स्वीपर ही नहीं करते हैं। एनवायरनमेंट जो क्लीनिंग होती है उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही बेहतरीन रोल होता है। तो वो भी हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इन फूड एंड ब्रूवरेज इंडस्ट्री। तो सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। फूड इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रोल को समझने के लिए आप इसी तरीके से समझिए कि पहले आप कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप खाते हैं और वो फूड इंडस्ट्री से प्रोसेस होकर के आता है। तो अगर हम देखें तो विनेगर है, उसके बाद अगर हम देखें तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं जिसमें बियर है और रम है, विस्की है। ये सारी चीजें जो है वो फल से बनाई जाती हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कर्ड है, चीज है जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली हाउस होल्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए थोड़ा हम लोग देखते हैं कर्ड और चीज किस तरीके से फूड इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। इसके लिए क्या करना होता है कि हम लोगों को ये दोनों जो चीजें वो मिल्क से बनती हैं, और तब पहले हम लोगों को मिल्क के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। मिल्क में क्या होता है भाई? मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज। लैक्टोज इज अ काइंड ऑफ शुगर दैट इज प्रेजेंट इन मिल्क। ठीक, लैक्टोज जो होता है वो एक काइंड ऑफ शुगर है जिसके कारण, ये लैक्टोज के कारण ही जो मिल्क होता है वो हल्का फुल्का मीठा लगता है। अब अगर इसको दही बनाना है, मिल्क को दही में कन्वर्ट करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ मिल्क इनटू कर्ड, then you have to know about a bacteria that is called lactobacillus. Lactobacillus. उससे भी पहले आपको क्या करना होता है मैं आपको समझा दूं। लैक्टोबैसिलस तो आप जान गए, अब समझिए। अगर आपको मिल्क को कर्ड में बनाना है तो सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ता है मिल्क में थोड़े बहुत कर्ड को। ये कैसा कर्ड होगा? लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड। बढ़िया से लिखते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड। मिल्क में लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड, मतलब मिल्क अधिक होना चाहिए, मतलब 5 kg मिल्क है तो आप उसमें 100 ग्राम दही मिला दीजिए। तो लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड हम लोग ऐड कर देते हैं, जिसके कारण हम लोगों को क्या मिलता है? पूरा जो 5 kg वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? अब ये थोड़ा समझिए, लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड जो आपने ऐड किया था उसको हम लोग कहते हैं स्टार्टर। अपने क्षेत्रीय भाषा में इसको कहते हैं जोरन। क्या कहते हैं? जोरन। अब थोड़ा समझते हैं क्या हुआ कि जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने बताया कि मिल्क में क्या था? लैक्टोज था।
और ये जो स्टार्टर आपने ऐड किया है इसके अंदर था लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया थी? लैक्टोबैसिलस। अब ये क्या हुआ, जैसे ही हमने इन दोनों को मिलाया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने क्या किया, फेवरेबल कंडीशन पा करके अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू किया, और उसके कारण जो लैक्टोज था वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टोज किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में, जिसके कारण जो आपका मिल्क होता है वो टाइटेंड हो जाता है, थोड़ा बहुत खट्टा हो जाता है, और उसमें एक सारी टेस्ट और स्मेल आ जाता है, सारी टेस्ट और स्मेल आ जाता है, और उसके बाद हमको क्या मिलता है? दही मिल जाता है, जिसको हम लोग कर्ड कहते हैं, कहीं कहीं इसको योगर्ट भी कहा जाता है। अब जो है चीज कैसे बनाया जाता है ये आपको समझ में आ गया। क्या करना है? मिल्क लेना है, मिल्क में थोड़ा सा दही मिला देना है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टार्टर। उसके बाद थोड़ा फेवरेबल कंडीशन दिलाना है, टेम्परेचर या फिर जो कुछ भी है, उसके कारण ये बहुत तेजी से कन्वर्ट मल्टीप्लाई होंगे लैक्टोबैसिलस, और पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। आगे अब मैंने बोला कि फेवरेबल कंडीशन दिलाने का मतलब, आप देखे होंगे जब गांव देहात में हमारी माँ लोग या फिर हमारे घर की औरतें जब दही बनाती हैं, तो वो उसमें स्टार्टर मिलाने के बाद, मतलब कि जोरन मिलाने के बाद उसको आग पर गर्म होने के लिए रखती हैं, तो मतलब कि फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड, ऐसे दही नहीं बन जाएगा, आपको थोड़ा बहुत उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अच्छा, जो चीज है वो क्या है? वो भी वही चीज है, उसमें भी पहले लैक्टोबैसिलस मिला दिया जाता है, ठीक है, लेकिन लैक्टोबैसिलस मिला करके छोड़ा ही नहीं जाता है, और भी 2-3 केमिकल सब्सटेंस उसमें ऐड किए जाते हैं ताकि वो बिल्कुल बढ़िया से फट जाए, और फटने के बाद जो दूध हो वो बिल्कुल फट जाए, पानी अलग और जो क्रीमी मटेरियल है वो अलग हो जाए, और फिर हम लोग जो सॉलिडिफाई हो गए क्रीमी मटेरियल है जिसको हम लोग पनीर कहते हैं वो बाहर निकाल पाए। तो ये चीज समझ में आ गया कि कैसे मिल्क जो है वो कर्ड बना, चीज कैसे मिल्क से कैसे चीज बना। जो दूसरा चीज है वो है हमारा ब्रेड। अब ब्रेड कैसे बनता है इसको समझ लेते हैं। मेकिंग ऑफ ब्रेड में हम लोग को सबसे पहला चीज देखना पड़ेगा कि होता क्या क्या चीज है। तो उसमें होता है डॉ, मतलब गुना हुआ आटा, पानी के साथ मिलाया हुआ आटा। तो जब आटा को मिलाया जाता है, गुना जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं यीस्ट, YEAST, यीस्ट। और ये क्या होता है? एक फंगस होता है, ये काइंड का फंगस होता है। इसका पाउडर मिलता है मार्केट में, यीस्ट पाउडर मिलता है मार्केट में। उसको क्या करना होता है, उस पाउडर को लेकर के आटे में मिला देना होता है, और तब हम लोग उसको गूंद देते हैं। गूंद देने के बाद उसको क्या कर दीजिए कि आटे को छोड़ दीजिए। जब हम आटे को छोड़ देते हैं तो फेवरेबल कंडीशन मिलते ही इसमें जो ये यीस्ट होता है वो ग्रो करता है, और वो ग्रो करने के बाद जो भी आटे में जो शुगर होता है, अच्छा आपको पता ना कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होता है गेहूं में, चावल में, इन सब चीजों में होता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको ये खाना शुरू करता है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट टूटना शुरू होता है, और कार्बोहाइड्रेट टूट करके दो चीजें बनाता है, एक एल्कोहल और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, मतलब उसमें जो भी ग्लूकोज है वही ना कार्बोहाइड्रेट है, तो वो टूट रहा है, और उसके टूटने के कारण क्या बन रहा है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन क्या है कि वो उससे अलग बाहर निकल नहीं पाता है, वो उसके अंदर ही रहता है। अब क्या करते हैं कि जब हम इस डॉ को बेकिंग के लिए भट्टी में डालते हैं, चूल्हे पर रखते हैं, तो जब गर्मी होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होता है? बाहर की तरफ निकलने लगता है। जब वो बाहर निकलता है या फिर जहां से बाहर निकलता है तो वो सरफेस पूरा क्या हो जाता है? खुरदुरा और बबल उसके अंदर मौजूद हो जाते हैं, क्योंकि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड था अब तो वहां से वो निकल रहा है, तो जब निकलेगा तो उसका वो जगह खाली हो गया। इस तरीके से वो पूरे के पूरे अंदर जो होता है वो बहुत सारे होल क्रिएट हो जाते हैं और वो स्पंजी हो जाता है। आप देखें ना, जो फैमिली वाला ब्रेड मिलता है जो मार्केट से हम लोग खरीद के लाते हैं पैकेट में पैक्ड,
वो कितना स्पंजियस होता है और कितना सॉफ्ट होता है, उसके अंदर कितने सारे होल मौजूद दिखते हैं आपको। वो क्यों? उसका कारण यही है कि उसको जब बेकिंग किया जा रहा था तो बेकिंग से पहले उसमें यीस्ट मिलाया गया रहता है, थोड़ी देर पहले उसको रखना पड़ता है, पहले उसी वक्त आटा बना करके और डालने दिया था भट्टी में, उसको छोड़ा जाता है और छोड़ने के बाद फिर हम लोग भट्टी में डालते हैं और सब कुछ इतना स्पंजी हम लोग को ब्रेड मिल जाता है। तो इस प्रोसेस में अब एक बात समझिए, ये प्रोसेस जिसमें ईस्ट मल्टीप्लाई हो रहा था और ग्लूकोज को तोड़ रहा था, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ breaking down of sugar into alcohol and carbon dioxide by the action of yeast। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ सुगर बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के द्वारा ही जो डॉग होता है वो क्या हुआ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हुआ और जब उसको भट्टी में डाला गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला और जो आटा था या फिर जो ब्रेड बना वो बहुत स्पंजी बना। अच्छा चलिए आपको एक चीज करने को बताते हैं। गर्मी का दिन है, आप क्या करेंगे कि यदि मम्मी रात में थोड़ा बहुत आटा बच जाता है तो आप क्या कीजिए कि उस आटे को छोड़ दीजिए, उतना आटा आप बचा लीजिए और उसको अगले दिन के लिए रख दीजिए, ऐसे ही बाहर नॉर्मल कमरे के अंदर उसको रख दीजिए। आप देखेंगे कि अगले दिन जब आप उस आटे को टच करेंगे तो वो आटा ज्यादा ढीला हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि उसके अंदर बबल्स हैं। जब आप दबाएंगे तो आपको वो ढीला आटा पहली बात तो ढीला महसूस होगा, जितना पहले टाइट था उतना अब टाइट नहीं रहेगा और ढीला महसूस होगा और उसमें आपको लगेगा कि एयर बबल्स हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि रात में उसमें ईस्ट पैदा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें बॉर्न हुए हैं और उन लोगों ने अपने आप को मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या बढ़ाई है और वो आटे के अंदर अब क्या बन रहा है, ये बबल्स जो है वो प्रूफ है किस चीज के, फर्मेंटेशन होने के। तो फर्मेंटेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंतर्गत यीस्ट नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इडली और डोसा कैसे बनाया जाता है? तो इडली डोसा आप जानते हैं इडली कितना सॉफ्ट होता है, बिल्कुल उन लोगों में भी ये सब फूड आइटम्स हैं जिनको हम लोग बनाते हैं, इनमें भी हम लोगों को ये ईस्ट को ऐड कर देना होता है। ईस्ट को ऐड कर देने के बाद उसको थोड़ी देर रखना कंपलसरी है। जब ईस्ट आप मिला दिए तो उसको रखिए। ईस्ट को जो है डार्क मॉइस्ट टेम्परेचर चाहिए, डार्क कमरा चाहिए, मॉइस्ट प्लेस चाहिए और जो टेम्परेचर वो लगभग 23-24 रूम टेम्परेचर चाहिए होता है, उतने में वो बढ़िया से उसकी संख्या बढ़ जाएगी, वो काफी तेजी से ग्रो कर जाएगा। ग्रो कर जाने का मतलब पेड़ नहीं उग जाएगा, अपनी संख्या बढ़ा लेगा और संख्या बढ़ा देने के बाद वो पूरे जो हमारा आटा है या फिर जो डो है उसको सॉफ्ट बना देगा। जब भी आप बनाएंगे तो उससे बनने वाली हर एक चीज क्या होगी, सॉफ्ट और स्पंजी होगी। आगे मेकिंग ऑफ अल्कोहल्स एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये समझ लेते हैं। अल्कोहल और अल्कोहलिक ड्रिंक्स का मतलब क्या है? जो हम बियर है, जो रम है, जो विस्कीज हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं जो कि एडल्ट लोगों को अलाउड होती हैं कंज्यूम करना। और ये अब हम पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में एक चीज आपको बताना चाहूंगा। देखिए, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। आप अपने घर में बात करके देखिएगा अपनी मम्मी या फिर पापा से, तो जैसे ही अल्कोहल का नाम लीजिएगा तो मतलब उसको शराब समझते हैं तो और वाइन समझते हैं, तो ये ठीक है, वो कुछ भी समझे, लेकिन इसको खराब समझा जाता है, दैट इज बैड। क्या है कि आप किसी भी चीज को जब एक्सेस इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक ही होगा। तो ये चीज समझने वाली है। तो अल्कोहल्स और अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हैं वो यही आने वाले जो है वो उसको लेते हैं, गवर्नमेंट खुद सप्लाई करता है। तो इसमें एक बात समझने वाली है, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं कर देता। इसलिए नहीं बैन करता कि गवर्नमेंट ये चीज अच्छा बनाता है, आप उसको अगर अच्छे से कंज्यूम करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर उसको आप गलत डोजेस में लेंगे, गलत डोज होगा आपका, आप यदि एक्सेस करने लगेंगे तो तब तो दवाई भी एक्सेस कर देने पर तो दवाई भी गलत इफेक्ट डालता है। खैर हम इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, कैसे बनाते हैं इसको।
अब देखिए ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे जो ड्रिंक्स हैं वो फ्रूट से बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है कि फलों के जूस को लिया जाता है और उस जूस को लेकर के एक बड़े से कंटेनर में छोड़ा जाता है। उस कंटेनर में क्या होता है, आप डिस्कवरी पर भी देखें ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो उस कंटेनर में क्या होता है कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, वही टेम्परेचर उतना दे दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, थोड़ा मॉइस्ट कर दिया जाता है, तो उसके डार्क एकदम कमरा, उसको जो कंटेनर होता है बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। जो शुगर है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए फलों में क्या था, शुगर था, फ्रुक्टोज था। फलों में जो शुगर होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज बोलते हैं। और वो जो फ्रुक्टोज था वो फर्मेंटेशन के कारण कन्वर्ट होकर क्या बन गया, वो कन्वर्ट होकर बना अल्कोहल। अब यही जितना अधिक फर्मेंटेशन करेंगे उतना अधिक उसमें अल्कोहल क्रिएट होगा और उतना ही अल्कोहलिक वो ब्रिवरेज बनेगा, उतना ही वो पेय पदार्थ जो होगा वो उसमें अल्कोहल की मात्रा होगी। तो जितना ज्यादा अल्कोहल का मात्रा होगा वो उतना ही अधिक अल्कोहलिक या फिर स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, फलों के जूस को एक बड़े से कंटेनर में लेकर के और फिर उसमें छोड़ दिया जाता है। वो फर्मेंटेशन में उसमें टेम्परेचर दे दिया जाता है उतना, और वो कंडीशन सारी जो भी रिक्वायर्ड है वो दे दी जाती है। उसके बाद फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन होने के बाद जो फ्रूट शुगर था जिसको फ्रुक्टोज कहते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कोहल्स में, और फिर उसको पैक करके मार्केट में हम लोग बेचना शुरू कर देते हैं। आगे है अदर यूजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में माइक्रोऑर्गेनिज्म का अब क्या इस्तेमाल है, तो आप जानते हैं जेलीज और आइसक्रीम जो होते हैं इसमें इसको बनाने में भी कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ जो मछली है या फिर जो स्नेल्स हैं वो पानी के अंदर मौजूद एल्गीज को खाते हैं, जो पौधे होते हैं। टर्टवाइज होता है क्या खाता है, अंदर जो कोरल रीफ में जो पत्तेदार और जो पौधे होते हैं उसी को खाते हैं। तो अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अगर कुछ ऐसी चीजों को खाकर वो जानवर जिंदा रह सकते हैं तो कुछ हमारे लिए भी हो सकता है, हमारे लायक भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो साइंटिस्ट जो है इस पर भी बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। चाइना और जापान जैसे देश काफी यहाँ पर बड़ा मार्केट है सी फूड का, तो वैसे देश जो है वो काफी तेजी से रिसर्च कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा कोई फ्लावर है, सॉरी प्लांट है या फिर कोई एल्गी है जिसको हम खा सकते हैं। तो फूड इंडस्ट्री में माइक्रोऑर्गेनिज्म का बहुत जबरदस्त रोल है और अभी उससे बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड भी है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर हम कुछ और सर्च कर लें और कुछ खाना शुरू कर दें। इस तरीके से आज का हमारा क्लास खत्म होता है जिसमें हम लोग यूजफुलनेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स पढ़े। थैंक यू, गुड बाय, गुड डे।